हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और उसमें हमने देखा था कि न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंसेस यानी कि जो वो सब्सटेंसेस जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स को कैरी आउट करते हैं। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के टाइप्स, है ना, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट एवरीथिंग अबाउट इम्पल्स कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। उसमें हमारा कुछ भी पार्ट रिमेनिंग अब नहीं रह जाता है, और मैंने आपको वो कल जो डायग्राम बनवाया था या जो ग्राफ बनवाया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नर्व कंडक्शन है उसमें पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं, अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स के बीच में डिफरेंस। उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि 2 नैनोमीटर से अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूरॉन या साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हमारी बन रही थी, अगर वो डिस्टेंस 2 नैनोमीटर से कम है तो इट विल कम इनटू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, हम इसको नाम दे देते हैं न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2, अगर ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं, यानी कि इनका साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसकी जो विड्थ है वो कम है या थिकनेस कम है, कितना कम? 2 नैनोमीटर से भी कम, तो हम उसे बोलेंगे कि इट विल गो इनटू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये दोनों न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के बीच में ज़्यादा थिक मतलब गैप है तो हम उसको इलेक्ट्रिकली नहीं ट्रांसमिट कर सकते। यहीं से हमारा क्या आया, हमने बोला केमिकल साइनेप्स, राइट, केमिकल साइनेप्स। इसके बारे में बेसिकली हमने कल देखा था कि ये जो रहता है केमिकल साइनेप्स, ये स्लोअर रहता है कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। और हमारी बॉडी में 98% जो हैं साइनेप्सिस वो कौन से हैं? केमिकल साइनेप्सिस, क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे कुछ टर्म्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिसके बारे में हमें पढ़ना है आगे। तो अगर हम बात करें कि कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, किसके? हमारे नर्व कंडक्शन के, ठीक है। अब अगर हम बात करें नर्व कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन में किससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका जो फ्लो है वो कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। हाँ, ये चीज़ मैं बताना कल भूल गई थी। तो मैंने बोला जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं इनका जो फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ इम्पल्स, इनमें क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। फ्लो ऑफ इम्पल्स इज बाई डायरेक्शनल। वेयरएज जो हमारा केमिकल साइनेप्स है ना, इसका होगा हमारा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा नॉर्मली जो इम्पल्स कंडक्शन है थ्रू साइनेप्सिस, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, वो क्या होगा हमारा?
यूनिडायरेक्शनल। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो क्या पॉइंट आएगा? सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लीजिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स एंड रूल्स रिलेटेड टू नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन। तो इसमें हम अगर बात करें कि जो फ्लो ऑफ इम्पल्स है इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। जनरली फ्लो और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स is unidirectional। क्लियर? एक्सेप्ट किसके? इलेक्ट्रिकल साइनप्स की, क्योंकि वो क्या होते हैं हमारे बाय डायरेक्शनल। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल साइनप्स। ओके। नेक्स्ट हमने बोला कि मैंने एक चीज़ बताई थी थ्रेशोल्ड इम्पल्स के बारे में, ठीक है। थ्रेशोल्ड इम्पल्स यानी कि अगर उससे कम इम्पल्स अगर हमारे न्यूरॉन को मिलेगी तो वहाँ पे कोई भी कंडक्शन या ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, इसको ही हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। इसके बारे में हमने अपने मस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा था, ठीक है। और सेम यही हमारे वहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड वो चाहिए था, ठीक है। जब तक वहाँ भी थ्रेशोल्ड इम्पल्स नहीं आएगी तब वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। यही लॉ की मैं बात कर रही थी, ऑल और नन लॉ। इसमें क्या बोला है हमें? अनटिल एंड अनलेस द थ्रेशोल्ड इम्पल्स इज नॉट रीच्ड, ठीक है, देयर विल बी नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन और ट्रांसमिशन। ओके, तो इसके बारे में लिखते हैं until and unless there is no threshold इम्पल्स। थ्रेशोल्ड इम्पल्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -55 मिली वोल्ट, क्योंकि -70 हमारा क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। तो मैंने बोला कि जो ऑल और नन लॉ है इसमें अनटिल एंड अनलेस इट स्टेट्स दैट, ऑल और नन लॉ क्या स्टेट करता है? अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो थ्रेशोल्ड इम्पल्स, नो नर्व impulse conduction or transmission takes place। Okay, so this was about our ऑल और नन लॉ। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक डिले, ठीक है, साइनेप्टिक डिले। अब साइनेप्टिक डिले क्या चीज़ होती है? तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे जो साइनेप्सेस होते हैं ना उसमें इम्पल्स ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? वो टाइम लैग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अब हमें वही जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आए हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के,
और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुँचे, उनको फीड मतलब रिवर्स होने में भी तो टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक डिले। तो साइनेप्टिक डिले इज व्हाट, इट इज द synaptic delay, it is the time lag in transmission of nerve impulse from pre to post synaptic membrane। ठीक है, और बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो टाइम लैग है ना, ये ज़्यादा हमें देखने मिलता है केमिकल साइनेप्सिस के बीच में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा साइनेप्टिक फटीग। ठीक है, साइनेप्टिक फटीग, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो हुआ है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे क्या आ रही है, इम्पल्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं साइनेप्टिक फटीग। तो साइनेप्टिक फटीग क्या चीज़ है, इट इज़ द ड्यूरेशन इन which neurotransmitters are exhausted right due to continuous impulse transmission। Okay, so these are few rules and terms related to our nerve impulse transmission and nerve impulse conduction। अब हम इसके बारे में कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे जो कि हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा था नर्व इम्पल्स के बारे में। ओके, और हमने बताया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक नर्व। न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनकी लोकेशन क्या होगी, दे आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक नर्व और न्यूरोट्रांसमीटर कब तक एक्टिवेटेड नहीं होते, जब तक इन्हें कैल्शियम आयंस नहीं मिलते। ठीक है, और कैल्शियम आयन कब मिलेंगे, जब हमारी नर्व आएगी और फिर नर्व में इम्पल्स आएगी और फिर वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगी। कैल्शियम चैनल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, और कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वहाँ से ये एंटर करता है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट इट। मैंने बोला न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ऑफ 2 टाइप, एक मैंने बोला था एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एक मैंने क्या बोला, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बारे में हमने कल देख लिया था। एक्साइटेटरी मतलब जो कंटिन्यूसली नर्व्स को वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में एक्साइटेशन में हेल्प करते हैं, और इनहिबिटरी मतलब दे आर देयर टू स्टॉप द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। राइट, नेक्स्ट हम आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, जिसको हमने बोला नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अबाउट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब हमने बोला कि भाई ये जिसमें होता है उसके बारे में पढ़ना है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के होते हैं 2 टाइप्स, या इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने एक बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है हमारी बॉडी में,
और इसको जो कवर करता है वो है हमारा क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि CNS का एक पार्ट क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन को कवर करेगा हमारा क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारी है वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो हमने बोला कि सेंट्रली लोकेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके दो पार्ट्स हैं फर्दर, उसको हमने बोला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ओके। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, चलिए। नर्वस सिस्टम, ओके। बेसिकली नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अ बॉडी, ठीक है। तो पूरे जितने भी मूवमेंट हैं, पूरे जितने भी लाइफ प्रोसेस है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं, फंक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर मैंने बोला नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू पार्ट्स, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक मैंने बोला CNS और दूसरा मैंने बोला PNS। CNS refers to central nervous system, PNS refers to peripheral nervous system. ओके। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने क्या होता है, दो पार्ट आते हैं, मैंने क्या बोला, इसके दो पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स, इट इज लोकेटेड इन द, अब इसके बारे में अगर हमसे कोई डिफाइन करने बोले तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज लोकेटेड सेंट्रली, राइट। इट हैज टू पार्ट्स। पहला हमने बोला इसका एक पार्ट है जिसका नाम है ब्रेन और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब हमने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके भी कितने पार्ट है, दो पार्ट है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको हमने बोला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली होते हैं हमारी निकलने वाली कहाँ से, नर्व, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो पेरिफेरल से क्या समझते हैं आप, जो हमारे पेरिफेरी पे वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के पेरिफेरी पे लोकेटेड है, राइट। तो सेंट्रल मतलब जो सेंट्रली लोकेटेड है। अब सेंट्रल से जितने भी पार्ट्स निकल रहे हैं उनको हमने बोला
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको हमने बोला क्रेनियल नर्व्स, ओके। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व है जिनको हमने बोला स्पाइनल नर्व्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के में कौन कौन आता है? ये आती है नर्व्स जो कि जिनका नाम है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब बेसिकली अपन ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं 12 इन नंबर, 12 पेयर, ओके। तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक मतलब सोमा ऑफ बॉडी, मतलब टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हम आते हैं जिसको हमने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक and parasympathetic। ओके, ये समझ में आया? ये जो है ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व्स है ना इनको यूज करता है, ठीक है। इट यूजेस नर्व्स। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट नर्वस सिस्टम। अब इसके बारे में हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम सीएनएस उठाएंगे तो हम ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है। अब जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये पूरे नर्वस सिस्टम में वाइड स्प्रेडली डिवाइडेड होते हैं और लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में। न्यूरॉन्स हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, फिर अपन एक एक चीज़ उठाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीएनएस का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। चलिए ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि ब्रेन से आप क्या समझते हैं, तो ब्रेन इज लोकेटेड वेयर इन द क्रेनियम, ठीक है। और यहीं से सारी हमारी क्या होती हैं एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं, राइट। और इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रेनियम के पार्ट्स हमने पढ़े थे। अच्छा बताइए, क्रेनियम के क्या क्या पार्ट्स थे? क्रेनियम मतलब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ब्रेन को क्या करे हुए है, कवर करे हुए है। स्कल का पार्ट था ना क्रेनियम, स्कल का पार्ट था, है ना। स्कल हमने किस चीज़ में पढ़ा था? एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है, भूलेगा मत एक्सियल। और हमने बोला था कि जो हमारा क्रेनियम है वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8 पार्ट्स में, राइट। 6 पार्ट में, 8 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हमने बोला सामने वाले को फ्रंटल, पैराइटल, है ना। फिर हमने बोला टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथेमॉइड, सब उसका क्या था? पार्ट था, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेन इज व्हाट? ब्रेन इज अ ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, विच कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। ब्रेन के बारे में डिफाइन कर दिया हमने।
इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियम, ठीक है। अब क्रेनियम क्या है? इसकी प्रोटेक्टिव मतलब जो उसका बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ब्रेन किस चीज़ से कवर्ड रहता है? तो इट इज़ कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज मेनिंजीज, ठीक है। मेनिंजीज, मेनिंजीज से क्या होता है? हमारा ब्रेन कवर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम इसके मेनिंजीज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो हमने बोला कि जो हमारा ब्रेन है इसके होते हैं 3 पार्ट्स। क्या होते हैं इसके? 3 पार्ट्स। ब्रेन के 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। हमने बोला जो सबसे सामने वाला ब्रेन है या आगे वाला ब्रेन है उसको हमने बोला फोर ब्रेन, FORE, फोर फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, ओके, फॉर ब्रेन। तो हमारा जो फॉर ब्रेन है इट इज़ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट है जिसको हमने बोला ऑल्फैक्टरी लोब, जहाँ पे हमें स्मेलिंग सेंसेशंस आते हैं, स्मेल सेंसेशन आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। सेकेंड पार्ट है जिसको हमने बोला सेरिब्रम, सेरिब्रम यानी कि ब्रेन का जो पूरा हिस्सा जिसमें कॉइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उसको हमने बोला सेरिब्रम। नेक्स्ट हमने बोला क्या? डायनसेफ्लॉन। क्या बोला? डायनसेफ्लॉन, जो कि किन चीज़ों? डायनसेफ्लॉन मतलब ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ये फर्दर 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा डायनसेफ्लॉन। ये बेसिकली क्या हो गया? हमारे ब्रेन का 4 ब्रेन पार्ट। समझ में आया? 4 ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स फर्दर, ओके। नेक्स्ट हमने बोला जो हमारे ब्रेन में मिडिल रीजन में या जो मिड पार्ट में प्रेजेंट है उसको हमने बोला मिड ब्रेन। क्या बोला? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं फर्दर, एक को हमने बोला ऑप्टिक लोब और दूसरे को हमने बोला सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, ओके। ऑप्टिक लोब मतलब जहाँ पे हमारी पूरी ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे हमें विजन का पूरा सिस्टम लोकेटेड है उसको हमने बोला ऑप्टिक लोब। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमने बोला हमारा 4 ब्रेन हो गया, मतलब सामने वाला, मिड ब्रेन हो गया यानी कि बीच वाला, और हमारा जो थर्ड टाइप का पार्ट है उसको हमने बोला हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाला पार्ट। पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, तो जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने बोला हाइंड ब्रेन। क्या बोला? हाइंड ब्रेन, ओके। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक होगा पॉन्स और दूसरा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा वही चीज़ है जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड का मतलब स्टार्टिंग इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, ओके। और तीसरा पार्ट इसका है जिसको हमने बोला सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में काम रहता है किसका? हमारा सेरिबेलम का। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन। अब हमने बोला कि जो हमारा ब्रेन है वो मेनिंजीज से कवर्ड है, ठीक है, यानी उसकी प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? मेनिंजीज, ओके। तो मेनिंजीज, तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। सो दिस इज सपोज आवर ब्रेन, ओके। तो हमने बोला ये जो हमारा ब्रेन है ये किससे कवर्ड है? हमारा क्रेनियम से, और उसके भी अंदर क्या है? हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है जिनको हमने क्या बोला? हमारी मेनिंजीज, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। क्रेनियम को भी हमने क्या बोला था? ब्रेन बॉक्स बोला था, है ना। एंड कवर्ड बाय मेनिंजेस, मेनिंजेस। अब हम इन मेनिंजेस की बात करें तो बेसिकली कैसी होती हैं ये मेनिंजेस? 3 लेयर्ड होती हैं। मेनिंजेस आर
3 लेयर्ड, मतलब ब्रेन की जो कवरिंग है उनका नाम मेनिंजिस है, और वो कितनी लेयर से कवर्ड है? इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड, इट इज 3 लेयर्ड। एक होती है पाया मैटर, एक होती है पाया मैटर, दूसरी होती है एरेक्नॉइड मैटर, तीसरी होती है ड्यूरा मैटर। ठीक है, क्या बोला मैंने? 3 लेयर्स। नंबर 1 लेयर इज पाया मैटर, दूसरा मैंने बोला एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड मैटर या एरेक्नॉइड स्पेस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और थर्ड मैंने बोला ड्यूरा मैटर। अब इनकी लोकेशन कैसे होती है तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पास जो लेयर होती है ना हमारी, या सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं क्या? पाया मैटर। यानी ये जो ब्लू से मैंने अभी बनाया, इसका नाम है पाया मैटर। फिर इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, और जो हमारी तीसरी लेयर होती है जिसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। क्या नाम होता है? ड्यूरा मैटर। ओके, अब इसको लोकेट कर लेते हैं। इसको मैंने बोला ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसको मैंने बोला एरेक्नॉइड मैटर। और जो सबसे नियरेस्ट लेयर है इसको हमने बोला पाया मैटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो रहा है कि इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो सबसे पास वाली लेयर है पाया मैटर, ये होती है वस्क्यूलर, मतलब इसमें हमारे वेन्स होते हैं, इसमें हमारे आर्टरीज होते हैं, है ना, इसमें पूरे वेसल्स होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वस्क्यूलर लेयर। यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का किसका काम है? पाया मैटर का। ओके, क्या काम है इसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? पाया मैटर का। और इसमें क्या होते हैं? कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ CSF के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सी लेयर? पाया मैटर। ओके, फिर मैंने बात की कि पाया मैटर जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन होता है। पाया मैटर इज इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्रेन। तो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे और इसको मैग्नीफाई करेंगे अगर, तो हमें कुछ ऐसी लेयर दिखाई देगी। तो देखिए, हाँ, ये हमारी ब्लू से हम दिखाएंगे पाया मैटर। ओके, दिस इज द पाया मैटर, और ये बना रही है कोरोइड प्लेक्सिस विद ब्रेन। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? अपना पाया मैटर। इसको हमने क्या नाम दिया? पाया मैटर। अभी अपन लेबलिंग बाद में करेंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको नाम हम दिया एरेक्नॉइड मैटर।
क्या? एरेक्नॉइड मैटर। जो एरेक्नॉइड मैटर होती है ना, ये फाइब्रस रेटिकुलर स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर, बीच मिडिल लेयर है ये हमारी। एरेक्नॉइड मैटर जो कि किससे बनी है हमारी, उसको लेबल अपन अच्छे से करते हैं ताकि हमें समझ में आए। फाइब्रस रेटिकुलर स्पाइडर लाइक मैटर से मिलके बनी है। नेक्स्ट हमने बोला ड्यूरा मैटर, जो कि हमारा येलो कलर से था, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्यूरा मैटर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके, हमारे क्रेनियम के, ठीक है। ये अटैच्ड होती है किससे, क्रेनियम से। तो बेसिकली ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यू से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और ये डेंस लेयर है, ठीक। क्या हमारी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर हमारी ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर। अब देखिए इसके लेबल कर लेते हैं। इसको हमने बोला ड्यूरा मैटर, इसको हमने बोला एरेक्नॉइड, और इसको हमने बोला पाया मैटर। अब इनके बारे में अगर हमें कोई लिखने बोले तो पाया मैटर इज द meninges of layer of brain that is situated in direct contact with brain. This layer is, लिखिए, this layer is in direct contact with brain ओके। यही लेयर क्या होती है हमारी पाया मैटर, इट इज़ द वस्क्यूलर लेयर, यानी कि इसमें क्या होते हैं आर्टरीज एंड वेन्स, इट इज़ द वस्क्यूलर लेयर, ठीक है। और इसमें क्या है, ये इनको हमने बोला कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोला? कोरोइड प्लेक्सस। दे हैव कोरोइड प्लेक्सस, दे हैव कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लिखिए कोरोइड प्लेक्सस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये CSF क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। CSF हम लिखते हैं CSF। तो इट इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी कि वो फ्लूइड जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में। और कहाँ प्रेजेंट है हमारे? और कहाँ प्रेजेंट है हमारे? बताइए। स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए हमने इसको क्या बोला? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है हमारा? कोरोइड प्लेक्सस में। बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CSF, कोरोइड प्लेक्सस। हाँ, तो ये चीज़ हमने लिख ली। इसके बारे में, किसके बारे में? पाया मैटर के बारे में। तो पाया मैटर के बारे में समझ में आया, इट इज़ अ वस्क्यूलर लेयर, ठीक है। फिर हमने बोला इसमें क्या होते हैं? कोरोइड प्लेक्सस, ओके। फिर थर्ड थिंग हमने बोली कि दिस लेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन। तो सबसे पास कौन सी लेयर होगी हमारी? पाया मैटर। P फॉर पास, P फॉर पाया मैटर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारी एरेक्नॉइड मैटर पे। किस पे? एरेक्नॉइड मैटर पे। तो इट इज द फाइब्रस रेटिकुलर
वेब लाइक लेयर, दिख रहा है मकड़ी के जाले जैसा, वेब लाइक लेयर, ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, पायामेटर और ड्यूरामेटर के बीच में। थर्ड हम आते हैं हमारे ड्यूरामेटर के पास में। तो ड्यूरामेटर हमने बोला कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इट इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ क्रेनियम, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ क्रेनियम, और हमने बोला कि ये क्या है, एक डेंस लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एक डेंस लेयर है, इट इज अ डेंस लेयर, और ये किससे बनी हुई है हमारी, फाइब्रस टिश्यूज से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, ओके, लिख लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissues, ओके। अब देखिए ये हमें समझ में आया, लेयर्स का काम हो गया समझ में। अब हम आते हैं इनके बीच में ये जो वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट है, ये दिख रहा है, ये जो स्पेस है जो कि पायामेटर और अरेक्नाइड मैटर के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइडल स्पेस, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, एरेक्नोइड के नीचे, इसलिए स्पेस को बोला सब एरेक्नोइडल स्पेस, यानी कि ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस, ठीक है, इस स्पेस को हमने बोला सब एरेक्नोइडल स्पेस, ठीक है। और अब ये जो स्पेस है जो कि एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के पास प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, इस स्पेस को बोला हमने सब ड्यूरल स्पेस, क्या बोला इसको हमने, सब ड्यूरल स्पेस। अब इनका काम क्या होता है, तो ये जो है हमारे क्या बोला, ये जो गैप है जो कि क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस, ये जो गैप है इनमें क्या प्रेजेंट रहता है हमारा, ECF, सब एरेक्नोइडल स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है हमारा, CSF, सब एरेक्नोइडल, मतलब हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, सब एरेक्नोइड स्पेस में, और जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है यानी कि ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सब ड्यूरल स्पेस में, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रेन को बॉयंसी, क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रेन को बॉयंसी, यानी कि जितना हमारा ब्रेन का वेट है वो हमें फील नहीं होता ना, वो क्यों नहीं होता, ड्यू टू दीज स्पेसेस और इनमें प्रेजेंट फ्लूइड के कारण, ठीक है, इनमें फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक, तो इसलिए ब्रेन का वेट उतना हमें फील नहीं होता है, ओके। हाँ जी, तो हमने बोला कि ये जो दो स्पेसेस प्रेजेंट हैं इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, ये समझ में आया, अभी तक ये समझ में आया जो मैंने लिखवाया। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या, सब एरेक्नोइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो हमने बोला कि ब्रेन इट इज़ कवर्ड बाय क्रेनियम, ओके, क्रेनियम में भी जो क्रेनियम है उसके नीचे हमारी क्या प्रेजेंट है, मेनिंजेस। मेनिंजेस की बात करें ये 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे पहले लेयर को बोला, सबसे पहला लेयर मतलब इंटरनल टू एक्सटर्नल जा रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे ब्रेन के पास प्रेजेंट है उसको हमने बोला पायामेटर, क्या बोला, पायामेटर। ये जो लेयर है ये दिस लेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ब्रेन, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग मैंने बोली इट इज़ द वास्कुलर लेयर, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है, वेन्स एंड आर्टरीज। थर्ड थिंग हमने बोली कि इसमें प्रेजेंट होते हैं कोरोइड प्लेक्सेस, यानी कि कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली किस में कनेक्ट होते हैं, ब्रेन में, ओके।
तो ये किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारी प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ठीक, फिर हम आते हैं सेकेंड लेयर पे, जिसको हमने बोला एरेक्नोइड मैटर। इसको हमने बोला ये फाइब्रस रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, स्पाइडर वेब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसकी लोकेशन क्या है, पायोमीटर और ड्यूरामीटर के बीच में। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर क्या है, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ क्रेनियम। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा। फिर इट इज़ अ डेंस लेयर, और ये किससे मिलकर बनी हुई है, हमारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। ओके, अब मैंने बोला कि इन सारी लेयर्स के बीच में कुछ कुछ स्पेसेस प्रेजेंट हैं। एक जो गैप है जो कि ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में प्रेजेंट है, उसको हमने बोला सब ड्यूरल स्पेस। और दूसरा जो एरेक्नोइड मैटर और पायोमीटर के बीच में प्रेजेंट है, उसको हमने बोला सब एरेक्नोइडल स्पेस। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लिखते हैं meninges have gaps between them, है ना। तो पहला जो गैप है जिसको हमने बोला सब एरेक्नोइडल स्पेस, ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, इट इज द गैप बिटवीन क्या क्या, पायोमीटर एंड एरेक्नोइड। ठीक है, बिटवीन पायोमीटर एंड एरेक्नोइड मैटर। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा CSF। ठीक है, इसमें क्या फील्ड रहता है, हमारा CSF। इट हैज़, इस गैप में क्या फील्ड रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और क्या प्रेजेंट है इसमें, वेन्स हमारी। ठीक है, सब एरेक्नोइडल स्पेस हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सब ड्यूरल स्पेस। तो इट इज़ द गैप। अब देखिए ये जो सब होता है ना, सब जहाँ भी हम लगाते हैं सब, तो मतलब उसके नीचे, इट इज़ प्रेजेंट बिलो दैट। तो सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे वाला गैप। ठीक है, तो सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइडल। सब ड्यूरल स्पेस के बारे में हम देखें तो इट इज़ द गैप और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच में प्रेजेंट है ये, तो लिखते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके, इसके बारे में एक चीज़ है, इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ECF। इट इज़ फिल्ड विथ
इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ECF। अब ये जो दोनों फ्लूइड हैं, ठीक है, जिसको हमने बोला CSF और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ECF, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को? ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को? बॉयांसी। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। The fluid in the spaces, जो कि कौन कौन से स्पेसेस हैं? सब एरेक्नोइडल स्पेस, एंड सबड्यूरल स्पेस provides buoyancy ठीक है, प्रोवाइड्स buoyancy। इसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो उसमें जर्क्स नहीं लगते ज़्यादा, ओके, और ब्रेन का जो वेट होता है वो कम फील होता है। ठीक है, इसीलिए प्रोवाइड्स buoyancy। और इसका क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। और ब्रेन वेट, सेकेंड थिंग क्या है, ब्रेन का जो वेट है वो हमें कम फील होता है। ओके, ब्रेन का वेट हमें कम फील होता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन फील्स लाइट, यानी कि ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, क्योंकि जो ब्रेन का वेट होता है वो कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, यानी कि 1.3 kg टू 1.4 kg। ये हो गया हमारे ब्रेन का वेट, लेकिन ये हमें फील नहीं होता ड्यू टू CSF filled in the spaces feels light due to CSF filled in the spaces। आए समझ में? तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट था समझना। ठीक है, हमने पढ़ा आज। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में, जो हम लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर दैट इज कवरिंग द ब्रेन, ओके, एंड CNS के पार्ट्स। और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। अब हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिएगा। उसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसके कुछ नाम भी होते हैं, ओके, उसके बारे में भी पढ़ के आइए। ओके, थैंक यू सो मच। और हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में कि जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनमें कुछ कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक लोब। वो कौन से ब्रेन में प्रेजेंट है? उसके बाद में हमने बोला ऑप्थेल्मिक लोब, या फिर ऑप्थेल्मिक जो फंक्शन कराता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, और हाँ, ऑप्टिक लोब, और ये सब चीज़ें हमें किसमें देखनी है? ब्रेन्स में और उसके पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। गुड डे।